कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड के चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, जिसमें हम द नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी तंत्रिका तंत्र के साथ अतंत्रिका तंत्र के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं, चाहे वो जो है यूपी बोर्ड के हों चाहे बिहार बोर्ड के हों। ये बायोलॉजी के जिनके पास सब्जेक्ट है उनके लिए चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम जो है मानव शरीर में जो है नर्वस सिस्टम और कंट्रोल के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ और क्या इनका क्या फंक्शन है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important topic here. The sensory receptor means the sense organ. Their sense organ is the most important for the all class. There is an important sense organ. The sense organ are the organs through which we sense or detect to the change in the external environment. Each sense organ has a special sensory cell which receive their stimuli and transmitted the impulse are produced through the consonant nerve to be a brain or the spinal cord. The brain is shorted out of the impulse and interpret them and transmitted to the message for the required response. In a human, there is typically 5 sense receptors. There are eyes for their sense, ear for the hearing, nose of the smelling, and tongue for the taste, and skin for the sense touch and the pain, heart, etc. Friends, this is the most important the 5 sense organ here. There is eyes, nose, tongue, skin, and also has a ear. There is a 5 sense organ for here. I will discuss the first is the eyes. The eyes is the sense of the vision. There is a vision is the most important for the all living organism. There is sense vision here. The eyes is nearby the spherical shape. The one in the little is the front and the able to the rotates freely in the bony socket. And is a hollow balls is a containing several structure inside. Shown in the picture. The hair is a ball of the eyes ball is made of the 3 layer. When the eyeballs is made of 3 layers: sclera, choroids, and retinas. Is the 3 main important sclera, choroids, and their retina. The choroids is the outermost tough white layer. There is the sclera is the outermost tough white layer. In the front, it's a continue as there are transparent cornea. There is a transparent of cornea. The second is the choroids. Choroids, it is the middle layer.
The choroids is the middle layer. It is a composed of connective tissue having a dense network of blood vessel. There is a network of blood vessel. You almost be see there your eyes. The network of blood vessels. Its inner surface is a dark brown or black. There is a most important. There is it is a surface the dark browns and the black. There is a prevent of the reflection. There is a prevent of reflection, which is the would be outer view of interfere with the clarity of the image. There is a most important, and here show the image of eyes. Here show the eyes structure is a very important structure for the exam view. So learn. Their eyes upper side the eyes muscle, sclera, choroids, retina, yellow spot and blind spot also here. And the optical nerve there is goes back to the nerve system on the eyes. And vitreous, humerus and the silvery muscles and the lens, chorea and conjunctiva, pupils and aqueous humerus, iris, and supplementary ligament and eyes lid. There is a most important structure for here, and there is a very simple structure. To learn is a very easy. So learn there and draw the diagram in your note copy. The retina is their innermost sensitive layer. It is a concept two kind of sensory cells. There are rod sensitive of dim light and conus is the sensitive of bright light and the color. There is the most important for here. Rod is a sensitive to the dim light. The rod is a sensitive for the dim light and cons is they are sensitive for the bright light and color. It is the most important for retina. And the yellow spot is the lining at the visual axis is the place of best vision in the normal eyes. It is a contains of maximum number of senses and particularly there is a cones there are rest of the retina has a favor to cones and the more rods. And there is the next is a blind spot. The blind spot is the point where the nerve fiber mean axon from all the sensitive cell of the retina coverage for the all the optic nerve which is the connected the eyes to the brain. There is the eyes to brain for the optical nerve. There are also no sensory cell at the blind spot and any image formed here are not a perceive. And their next is their part of the eyes. Their part of the eyes is the most important here. There is a part of the eyes, internal eyes is divided into two main chambers separated by the lens. The first is aqueous chamber. Aqueous chambers is their front part of continuing to the watery fluid. There is a contains of watery fluids of here and aqua humerus there is a vitreous chamber is there a back part of containing of a thin jelly like the glassy substance. Anterior humerus is means vitreous means glass. There is aqua humerus is the keep a lens moisture the protect if the physical shock. There is a vitreous humerus help to the maintaining the shape of the ice ball and the protect their retina. And second is there a lens. The lens is a biconvex, is the shape and the semi-solid. It is a composed of the sharp latetions and the tissue. It is held to the position of the supplementary ligament and which the attach it to be a muscular silvery body. There is a attach for the silvery is a muscular body and the shape of the lens influenced by their amount of tension in the supplementary ligament. Supplementary ligament is the most important for here. And next is a iris. Iris is there a short of circular containing in the front of the lens. It's a black, brown and blue. Black, brown or blue. The color of the eyes is the color of its iris. It's a contain two kind of muscle. Circular muscle for the nervings of their pupil and the radiating muscle for the dilating aids. The size of the pupil adjusted the involuntaries to the control amount of the light enter for the eyes. There is enter of the eyes of the light. Can you think of the situation when the people get a narrows and then they become a wider? Where? How do we see? There is the first is the transmission of the light. The how do we see? There is a transmission of the light. Reflected light's ray from the object enter the eyes through the transparent structure of eyes. There is a transparent structure of eyes, conjunctiva and the cornea, aqueous humerus, lens and vitreous humerus. There is a present of transmission light and formation of the image. The curvature of the cornea is bent with the ray to the some extent and the lens bend them to the further from
on image on the retina. And thirdly is the nature of image. The nature of image, the image is inverted and real. There is a formation of the image is important for the human eyes, inverted and real image formation of human eyes, and there are production of the nerve impulse and the transmission. That is most important. The light energy of the image produce a chemical change into the sensory cell, the hairs, rods and cones. This is a change produce a nerve impulse which will travel through their optic nerve and the reach their brain. There is a reach of brain. And next is a perception. The perception is there is important. There is a brain interpreted their image in many way. It is see the object vertically through their actually image formed to inverted. The actually image formatted by is inverted. The next here is the accommodation. Accommodation means a focusing. The accommodation is a focusing. Focusing the image on the retina is called to the accommodation. The focusing the image retina is called to the accommodations. The changing the curvatures of the elastic lens bearing about their accommodations. And for distance vision, for distance vision, their lens is a more flattened, thinner, and this is a normal condition of the lens, which is a kept sketching by their supersensuous ligament. Here the supersuspensory ligament here, and the for near vision, there is the salivary muscle which are circular, contract and tend to reduce the circumference of the eyes ball there, and this release the tension on the suspensory ligament and the lens become a thinner and more rounded amount of its own elasticity. It is the most nearby vision is the most important for here. And the your fact is a normal eye is a constantly accommodation will the walking, playing, just looking around. The next is a binocular vision. The binocular vision means in all the primate is included the human and both eyes are placed forward. The each eye views at the slightly different angle. The image from the two eyes are perceived to the overlapped inside the brain. The giving the impression of the depth of three-dimensional stereoscope vision. There is a three-dimensional stereoscopic vision. There is the most important. The most important is also this comes the topic three common defects of the eyes. There is the most important for the exam view three common defects of their eyes. The first is a near sightedness. Near sightedness means myopia. There is a myopia is the most important for here. The nearby objects are clear. Friend here, nearby objects are clear, seen, but not the distance once by those suffering from the myopia because the image object formed in a front of retina. There is a front of retina. There nearby the object are clear, but is the distance object are not clear. There is a reason why the image object formed the front of the retina. This can be corrected by using to the concave lens. They use a concave lens. A warm frame spectacles are their contact lens for the most important for the myopia patient. There is a diseases for the nearby sightedness is the myopia, and second is a long sightedness. The long sightedness means is the hypermetropia. Means hypermetropia is the distance object are clear. The here distance object are clear, seen, but not a nearby because their image object is formed behind to the retina. There is a nearby is not a seen because the image object formed behind to retina. This can be correctly by the concave lens. They are used by their defected person. A convex lens is a warm framing spectra and contact lens. There were three common defected eyes. There last is the third is a cataract. Cataract means opposites of their lens. There is the most important for here. The lens usually lost is a transparency at the turn opaque with the edge. Such a lens can be surgically removed and replaced by the intraocular lens. There is a cataract is the optical lens for here. दोस्तों यहाँ पर जो है हम संवेदी ग्राही अंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी ज्ञानेंद्रियाँ, यानी जिसको हम सिंपली लैंग्वेज में कहा जाता है सेंस ऑर्गन, जिसको आप बचपन में भी पढ़े होंगे। सेंस ऑर्गन के बारे में तो आपको पता ही है कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हम इसके विषय में विस्तार से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लेंस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है।
ठीक है, और इसका जो है संवेदी अंग में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा और कौन कौन सी बीमारी जो है हमारे आइज को इफेक्ट करता है। तो इस सारे विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले तो हम देखना ये चाहेंगे कि ज्ञानेंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन होती क्या है। कहते हैं संवेदी अंग वो अंग होते हैं जिसके जरिए हम बाहरी पर्यावरण में होने वाली परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या अनुभव करते हैं। प्रत्येक संवेदी अंग में जो है विशिष्ट संवेदी कोशिकाएं होती है जो उद्दीपन के ग्रहण करती है और इसमें उत्पन्न होने वाले अवयवों के जो है संबंधित तंत्रिका के जरिए मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक संक्षिप्त कर देती है। कहते हैं मस्तिष्क अवयव की अलग अलग वर्गीकृत कर देता है और उनकी व्याख्या करता है और वांछित अनुक्रिया के लिए भी भेज दिया जाता है। कहते हैं मानव में प्रतिरूप में देखा जाए तो 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है। देखने के लिए जो हमारा होता है पहला ज्ञानेंद्रिय नेत्र के रूप में होती है। सुनने के लिए जो होती है कान की आवश्यकता होती है जो कि दूसरे पैदान पे आती है। और तीसरा जो है सूंघने के लिए जो है नाक का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारा तीसरा पैदान पे आता है। और स्वाद के लिए जीवा का उपयोग किया जाता है जो कि चौथा पे आता है। और स्पष्ट के लिए आपको पता या पीड़ा या ताप के लिए त्वचा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियां अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेत्र, कान, नाक और जो है जीवा और जो है त्वचा। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे दृष्टि के बारे में, यानी आइस के क्षेत्र के बारे में, नेत्र के बारे में, दृष्टि संवेदन के बारे में। अब इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगा दृष्टि अवयवन। लेकिन आपको पता ही है कि नेत्र दृष्टि संवेदन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहने की कोशिश करता हूँ और आपको जो है प्रोत्साहित करने की कोशिश भी करता हूँ कि दोस्तों त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये वीडियो को जो है अपने जो है चाहे आप ग्रुप पे लगा दो, ठीक है, चाहे आप कहीं भी लगाओ, चाहे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, ठीक है, हो सकता है तो आपका ग्रुप भी अगर बना है तो उस पर भी लगा दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचे जिनको ये ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, बहुत साधारण लैंग्वेज में है, कोई इतना भयंकर लैंग्वेज नहीं है जिसको आपको समझना आपके लिए कठिन होगा। आप जैसे पढ़ते हो वैसे ही लैंग्वेज है, बहुत सरल, बहुत ही सीधा लैंग्वेज है। तो उन बच्चों को भी शायद समझ में आ जाए जो शायद समझ नहीं सके अभी तक। तो ये जो है 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जो नेत्र वाले चैप्टर हैं वो उनके भी लिए भी है। तो ये जो है आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, अपने ग्रुप पे लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, ये सोचने वाली बात नहीं, समझने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको दूसरे बच्चों का हेल्प करना है, तो हेल्प तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो इसमें सोचने वाली बात क्या, अगर गलत काम करोगे तो आपके माता पिता भी आप पे गुस्सा करेंगे, लेकिन ये गलत काम नहीं है। ठीक है, ये दूसरे बच्चों का हेल्प करने का एक साधन है। देखिए, आप मान लीजिए कि हेल्प करने का क्या फ़ायदा होता है। मान लीजिए अगर आपने उस बच्चों को हेल्प किया है, उस तक ये वीडियो पहुंचा है, तो आपको भी वो कोई ना कोई रूप में हेल्प ज़रूर करेगा, क्योंकि कहते हैं ना, जो दूसरे के लिए हेल्प करते हैं उसके भी हेल्प करता है। अगर उसको वो व्यक्ति हेल्प नहीं करता तो परमात्मा तो ज़रूर हेल्प करता है। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि आप चैन बनिए और ये जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ग्रुप पे लगाइए, लेकिन लिंक को ज़रूर लगाइए। इस बात को इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि इग्नोर करना त्रिपाण स्टडी सेंटर कभी किसी बच्चों को नहीं सिखाता है। ठीक है, इसलिए कहता भी है कि लिटिल नॉलेज बहुत खतरनाक रहती है। तो उसी प्रकार जो है इसको लिटिल नॉलेज के रूप में ना कन्वर्ट कीजिए, इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे दूसरे बच्चों को भी ये वीडियो प्राप्त हो और इससे इस वीडियो से वो भी लाभान्वित हो, क्योंकि ये जो है साधारण लैंग्वेज में बनाई जा रही है, जिसको समझना आपके लिए कठिन नहीं होगा और आप आसानी से इसको समझ लोगे और ये टॉपिक भी आपको क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ जाएगा। चलिए, ये तो बात ज़रूरी थी जिसको आपको बताना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि हम तो बोल देते हैं, हम तो कह देते हैं, लेकिन जिसके अंदर सच्चाई की भावना होगी, जिसके अंदर किसी का हेल्प करने की भावना होगा, वो ज़रूर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएगा या ग्रुप में शेयर करेगा। और जिसकी भावना नहीं होगी, मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, देख लेते हैं वीडियो और लीव कर जाते हैं, ना तो वो लाइक करने की कोशिश करते हैं, ना ही वो क्या करते हैं ग्रुप में लगाते हैं। दोस्तों, ये ऐसे करने से कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स भी लाने जा रहा है। तो ये तब होगा जब आप मुझे प्रोत्साहित करोगे, और मुझे लगेगा कि आप लोग प्रोत्साहित नहीं कर रहे हो तो मैं बनाना ही नहीं। मुझे पता है कि मैं बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं, यूट्यूब पे बहुत से वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के भी हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि जो महात्मा गांधी कर गए वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या पता उस जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के आएंगे वीडियो, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो और आपको जल्दी समझ में आ जाए, और क्या पता वो वीडियो ना मिलने की वजह से आपका एग्ज़ाम भी बेकार हो जाए।
तो इसलिए कहते हैं कि सोचने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है, हर एक व्यक्ति का अपना एक समझाने का ढंग होता है। तभी तो कहते हैं हर एक व्यक्ति का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो सोचने वाली बात नहीं है। अभी व्हाट्सएप स्टेटस पे, ग्रुप पे जो है इस लिंक को कॉपी करके लगा दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो केमिस्ट्री और बायो को जो आगे मैं दूंगा चैप्टर, वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो सोचना नहीं है, करना है। अब जो है हम नेत्र के विषय में हम पढ़ेंगे। नेत्र है क्या? देखिए, नेत्र प्रकृति में करीब करीब गोलाकार होते हैं, अगर आपने देखा हो, ठीक है, वो तो देखते ही रहते हो। सामने की तरफ जरा सा उभरा हुआ होता है और स्टील कटोरे के भीतर मुक्त रूप से जो है घूम रही होती है, यानी एक जो होता है आइस बॉल के रूप में घूम रहा होता है। नेत्र खोखली गेंद की तरह होती है जिसके भीतर अनेक संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, चित्र में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नेत्र गोलका की भित्ति में 3 परत होती है, जिसको हम जो है क्या कहते हैं, सक्लेरा कहते हैं, यानी श्वेत पटल। उसके बाद कोराइट्स होती है जिसको हम रक्त पटल कहते हैं, और एक जो है दृष्टि पटल जिसको हम रेटिना के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पर सक्लेरा। सक्लेरा जो होती है एक सबसे बाहरी कड़ी सफ़ेद परत होती है, जो आपने आँख में देखा होगा, सफ़ेद सफ़ेद जो होती है उसको हम सक्लेरा कहते हैं। ठीक है, सामने की तरफ जो है वंचित रूप से पारदर्शी और स्वच्छ मंडल कणिका यानी कॉर्निया से जुड़ी हुई होती है, जो कि ये काफ़ी विशिष्ट होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कोराइट्स। ये कोराइट्स जो होती है, कोराइट बीज की परत होती है। यह योजी उतक की बनी होती है जिसमें रुधिर वाहिनी के जैसे सतन जालक विद्यमान होती है, यानी यहाँ पर रुधिर जो होती है वो बनी रहती है। इसकी भीतरी सतह पर गहरी भूरी अथवा काली होती है। यह जो है परावर्तन नहीं होने देती है, अन्यथा जिससे प्रतिबिंबित की स्पर्श जो है गड़बड़ा सी जाती है, तो इसलिए जो है इसको परिवर्तित नहीं होने देती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देखोगे एक डिजिटल जो है डायग्राम है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहते हैं साधारण भी है, जिसको आप बनाना भी आपके लिए आसान होगा। तो आप इसको जो है ज़रूर अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। बहुत अच्छा डायग्राम है जहाँ काफ़ी चीज़ जो है क्लैरिटी के साथ दिखाया गया है और सारी बात स्पष्ट है, तो ये बहुत इजी है। देखिए, ऊपर जो है आँख पेशी आपको दिखेगा, दूसरे साइड जो है आँख की पलक दिखेंगे, निलंबन स्नायु दिखेगा, परितालिका दिखेगा, नेत्र दिखेगा, पुतली दिखेगा, प्ल्यूप्स जिसे कहते हैं, नेसरेस्मा दिखेगा, स्वच्छ मंडल यानी कर्निया दिखेगा, लेंस दिखेगा, पक्ष पेशी दिखेगा, और नीचे साइड देखोगे तो कछाप द्रव यानी विटस ह्यूमरस दिखेगा, और जो है दृक तंत्रिका दिखेगा, और यह तंत्रिका जो होती है हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। और अग्र बिंदु जो है यहाँ पर दिखेगा, और पित्त बिंदु, दृष्टि पटल, रेटिना, रक्त पटल, इनकोराइडल और श्वेत पटल जिसकोलेरा भी आपको नजर आएगा। तो ये बहुत साधारण चित्र है जिसको आप जो है अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, कहते हैं दृष्टि पटल। देखिए, रेटिना जो होती है उसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। सबसे पहले भीतरी संवेदित परत रेटिना में 2 प्रकार के संवेदित कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि दृष्टि पटल यानी रेटिना पर 2 तरह के जो है संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। एक होते हैं सल्काएँ और दूसरा होता है शंकु। यानी सल्काओं का मतलब होता है रॉडेस और शंकु का मतलब है कॉन्स। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें जो होती है बने रहते हैं और ये रंगे के लिए संवेदित होते हैं, यानी ये रंग को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए संवेदी होते हैं। उसके बाद है पित्त बिंदु। देखिए, पित्त बिंदु भी जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं येलो स्पॉट। ये जो होते हैं दृष्टि पत्तल पर स्थित होते हैं और वह स्थान जहां सामान्य आँख में सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है, जिसमें संवेदी कोशिका और उनसे भी विशेषकर शंकु कोशिकाएं सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। शेष रेटिना में सल्काएँ अधिक तथा शंकु पे जो है कोशिकाएँ कम होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। उसके पश्चात है पित्त, यानी बिंदु के तुरंत नीचे अग्र बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट होता है। कहते हैं अग्र बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट जो है बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रहता है। यह वह स्थान है जहाँ पर रेटिना की समस्त संवेदी कोशिकाओं से आने वाले तंत्रिका तंतु एक स्थान अवधित होकर जो है दृक तंत्रिका यानी ऑप्टिकल नर्व बनाते हैं। यानी दोस्तों, यही जो होती है अग्र बिंदु ब्लाइंड स्पॉट के सामने ही ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं जो तंत्रिका बिंदु बनाते हैं। यहाँ से तंत्रिका नेत्र जो होते हैं गोलार्ध से बाहर की ओर निकलती है। और कहते हैं अग्र बिंदु पर कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है। ये बात याद रखने वाली बात है, और पीएमटी क्वेश्चन भी होती है कि जो अग्र बिंदु होती है दोस्तों ब्लाइंड स्पॉट होती है, उसमें कोई भी संवेदी कोशिका नहीं होती है, इसलिए इस बिंदु को पर जो है दिखाई नहीं पड़ता है, और इसलिए इस बिंदु पर दिखाई नहीं पड़ता है। कहते हैं नेत्र के भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए, आंतरिक रूप से नेत्र के प्रमुख कक्ष में बांटा गया है, और ये दोनों कक्ष जो है लेंस के जरिए एक दूसरे से अलग बनते हैं। सबसे पहले तो हमारा तरल कक्ष यानी एक्वेस चैम्बर। एक्वेस चैम्बर क्या होती है? देखिए, पहला भाग होता है जिसके भीतर एक जलीय तरल
नेत्र छेद यानी जो है एवलक्स हेमस, एक्वा ह्यूमरस भरा हुआ होता है तथा एक पिछला भाग जिसके जिसके जो है भीतरी गाढ़ी जैसी जैसी जो है कक्षाभ पदार्थ यानी कक्षाभ ह्यूमरस वेट्रस ह्यूमरस विट्रो कांच भरा हुआ होता है। कहते हैं वॉस ह्यूमरस लेंस के नम बनाए रखता है, यानी ये लेंस को जो है गीला करा रखता है। अब आंख देखोगे तो ये गीला रहता है सदैव, अगर आपने ना ध्यान दिया हो तो ध्यान भी देना। उसे शरीर झटके से बचाता है, इसको शरीर के झटके जो पड़ते हैं ना इससे जो है ये लिक्विड बचाता है। कछाव जो होती है पदार्थ यानी कछाव जो होती है पदार्थों नेत्र गोलिका और आकृति को बनाए रखता है और रेटिना के जो है दृष्टिपटल का सुरक्षा भी प्रदान करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात रखता है। उसके पश्चात है लेंस। देखिए लेंस भी अपना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान देता है। कहते हैं आकृति में व्यथित और अर्ध ठोस होता है और ये मुलायम जो है जिलेटिनी ऊतक का ही बना होता है। यानी देखिए दोस्तों किसका बना होता है, जिलेटिनी ऊतक का बना होता है हमारा लेंस, याद रखने वाली बात है। ये जेलिटिनी नामक ऊतक का बना होता है। ये निलंबन स्नायु से अपनी स्थिति में बना रहता है, यानी इसमें निलंबित स्नायु जो भरा रहता है उसी की वजह से जो है अपनी जगह पर स्थित रहता है। लेंस को पेशे पक्षाभ का काय से जोड़े रखता है और लेंस की आकृति पर निलंबन स्नायु की खिंचाव पर भी प्रभाव डालता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है परितारिका। देखिए परितारिका एरिस जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको एरिस के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं लेंस के सामने एक प्रकार का पर्दा होता है, यानी लेंस के सामने दोस्तों ये जो होती है एक तरह का पर्दा होता है, ठीक है। जैसे ये काला भूरा अथवा नीला भी हो सकता है, ये काला भी होता है, भूरा भी होता है, नीला भी हो सकता है। और नेत्र का रंग जो है आइस रीस के रंग के कारण ही होता है। इसमें दो प्रकार की पेशियां होती है, एक वेतुल पेशियां पुतली की संग्रह बनाने के लिए और अरीस पेशी पुतली को फैलाने के लिए होती है। कहते हैं पुतली का आकार अनैच्छिक रूप से जो है कम ज़्यादा करने के लिए नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। आपको पता है ना, मैंने पहले ही बताया था अगर तेज़ प्रकाश आपकी आंखों में पड़ेगा तो आपका आइस लीड जो है छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्या आप सोच सकते हैं कि पुतली कब चौड़ी होती है और कब सिकड़िए हो जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। अब देखते हैं कि हम किस प्रकार देखते हैं। देखिए हम कैसे देखते हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारा देखने के लिए क्या प्रोसीजर है। तो कहते हैं प्रकाश संक्षेपण। देखिए वस्तु को परिवर्तित प्रकाश किरणें यानी पारदर्शी संरचनाओं में से होकर आंखों में प्रवेश करती है, यानी नेत्र जो है श्लेष्मा यानी कंटकटाइवा यानी सूक्ष्म कणिका नेत्रोद लेंस और कसाव तल से होकर गुजरती है। उसके बाद है प्रतिबिंब का बनना। देखिए कर्णी की वक्ता से किरणें खुद हद तक जो है मुड़ जाती है और लेंस उन्हें और ज़्यादा मोड़ देती है, जिससे एक प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बन जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। उसके बाद है प्रतिबिंब का स्वरूप। देखिए प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो है अगर हमारे आंखों में बनता है तो प्रतिबिंब जो है उल्टा और वास्तविक ही बनता है। हम अगर देखते हैं किसी व्यक्ति को तो हमें उल्टा ही वो नज़र आता है, यानी ये प्रतिबिंब जो है उल्टा एवं वास्तविक बनता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका आवेग का बनना और उसके संक्षेपित। देखिए इसमें जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है तंत्रिका आवेग। कहते हैं प्रतिबिंब की प्रकाश ऊर्जा जो है संवेदी कोशिकाओं यानी शल्काओं और शंकुओं में जो है रासायनिक परिवर्तन पैदा करती है और इस परिवर्तन से तंत्रिका आवेग बनते हैं, जो कि दूरिक तंत्रिकाओं से चलते जाते हुए मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। उसके बाद है समंजन यानी फोकसिंग जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए रेटिना पर प्रतिबिंब को फोकस किए जाने के लिए समंजन यानी अकोमोडेशन कहते हैं, यानी इसका काम जो है अकोमोडेशन का होता है, जो फोकस करने का अर्थ जो है इलास्टिक लेंस की वक्रता को परिवर्तन लाता है। अब दूर के लिए देखिए क्या कहते हैं, दूर दृष्टि के लिए क्या होता है, लेंस उसका जो चपटा और पतला हो जाता है और ये लेंस की सामान्य स्थिति होते हैं जिसे लेंबन स्नायु द्वारा तान कर रखा जाता है, यानी दूर दृष्टि के लिए जो होता है इसको स्नायु जो होता है तान के रखता है। और यहाँ के जो कहते हैं हमारा निकट दृष्टि के लिए क्या होता है, देखिए पार्श्व पेशियों को जो वर्तिकाल होती है और संकुचित होकर नेत्र गोलाक की परिधि को कम कर देता है। इससे निलंबन स्नायु जो खिंचाव कम हो जाती है और लेंस स्वयं अपनी प्रतिष्ठा के कारण मोटी अधिक गोल हो जाता है, तो ये निकट दृष्टि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब एक सामान्य फैक्टर ये भी बात रखता है कि सामान्य आँख सतल समंजन करती है, चाहे कोई चल रहा हो, खेल रहा हो अथवा केवल इधर उधर देख रहा हो, तो इन सारे कंडीशन में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ योगदान देता है। उसके पश्चात त्रिनेत्री। देखिए
नेत्री दृष्टि। त्रिनेत्री दृष्टि का मतलब यही होता है दोस्तों कि मानव सहित सभी प्राइमेट श्रेणियों में दोनों आंखों के सामने की स्थिति होती है। इस अवस्था में मस्तिष्क में जो है प्रतिबिंबों को अतिव्यापन यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाना होता है, जिससे गहराई का बोध होता है। इसे हमें 3 डायमेंशन दृष्टि कहते हैं। तो ये हमें 3 डायमेंशन दृष्टि दिखाता है। अब जो हमारे समक्ष जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि नेत्र के 3 सामान्य दोष क्या है। देखिए कौन कौन से जो है नेत्र के विकार होते हैं, नेत्र के कौन कौन से जो है बीमारियां होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे समक्ष रखता है कि नेत्र में होने वाले बीमारियां तो कौन कौन से हैं, किस किस बीमारियों से हम ग्रसित होते हैं। तो सबसे पहला जो है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष जो होती है नियर साइडनेस की वजह से होता है, जिसको हम इंग्लिश में मायोपिया भी कहते हैं। इसमें आखिर होता क्या है, देखिए इसमें व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को तो साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की चीज़ों को ठीक से नहीं देख सकता है। देखिए नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन हम निकट की वस्तु तो देख सकते हैं बट दूर की वस्तु ठीक से नहीं देख सकते। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि निकट दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु तो दिखता है बट दूर रखी वस्तु दूर नहीं दिखता है। ठीक है, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाता है, यानी रेटिना के आगे ही जो है इसका बन जाता है। ये जो है 10th क्लास के एनसीईआरटी के बुक में भी गिवन है। ठीक है, यहाँ दोषों के बारे में तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाता है। यह दोष जो है उपयुक्त अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है और इसके लिए जो है आप अवतल लेंस के द्वारा इसको ठीक कर सकते हो। ये लेंस या तो चश्मे में फ्रेम में लगाया जा सकता है या कॉन्टैक्ट लेंस की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल के जो ज़माना है आधुनिक है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेंस भी बहुत काफ़ी उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दूरदृष्टि दोष यानी लॉन्ग डिस्टेंस ब्लाइंडनेस यानी हाइपरमेट्रोफेसिस। दोस्तों इससे तो नाम से भी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे व्यक्ति की जो कि दूर की वस्तु को तो साफ देख सकते हैं, यानी दूर की वस्तु को तो आप साफ देख सकते हो लेकिन नज़दीक की वस्तु को आप नहीं देख सकते। नज़दीक की वस्तु देखने के लिए आपको आंखों में तकलीफ होती है। इस दोष में निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बन जाता है। देखिए ये बात निकट दृष्टि दोष में क्या था, आगे बन जा रहा था, लेकिन इसमें जो है पीछे बन जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है, जिसके वजह से हम क्या होता है नज़दीक रखी वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन दूर रखी वस्तु हमें दिख जाता है। ठीक है, इसके लिए जो है आपको समाधान के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उत्तल लेंस जो होता है जो पीछे प्रतिबिंब बन रहा होता है उसको रेटिना पर बनाता है, जिससे आप साफ साफ और सुचारू रूप से देख पाओगे। साथ में कहते हैं तीसरा जो हमारा दृष्टि दोष है वो है मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट्स। कैटरैक्ट्स जो होती है दोस्तों मोतियाबिंद को कहते हैं और आपको पता है कि लोग जो है मोतियाबिंद से काफ़ी परेशान रहते हैं और ग्रसित रहते हैं। वो दशा है जिसमें लेंस सफ़ेद अपारदर्शी रहता है, यानी इसमें जो है लेंस जो है सफ़ेद अपारदर्शी रहता है, सफ़ेद अपारदर्शी। ठीक है, याद रखने वाला बात है कि लेंस जो है सफ़ेद हो जाती है। ये क्या क्यों होता है, ये सामान्य उम्र के साथ ढलता रहता है, यानी उम्र के साथ जो है ऐसा होता है। इस प्रकार के लेंस को शल्य क्रिया द्वारा निकाल दिया जाता है, यानी इसको ऑपरेशन करके हम क्या करते हैं लेंस को निकाल देते हैं या तो उसकी जगह पर एक अंतनेत्रीय लेंस लगा दिया जाता है। और इसमें आपने देखा होगा जो व्यक्ति जो है काला चश्मा पहनते हैं डार्क, तो उसमें इसी ऑपरेशन से वो गुजर रहे होते हैं, यानी मोतियाबिंद के जो है वो ऑपरेशन करवा रखे होते हैं। और मोतियाबिंद पता है आपको कैसे होता है, मैंने पहले भी आप पे चर्चा किया है। देखिए ये उम्र के कारण तो होता ही होता है, ये तो चलिए नेचुरल फिनोमेनन है, बट एक और की वजह से होता है जो मैंने आपको डिस्कस किया था, आपको शायद याद हो। ठीक है, अगर याद है देखते कौन बच्चा तेज है जो मुझे बताए कि मोतियाबिंद जो होती है वो किस कारण होती है। ठीक है, और आप बताएं किसका कारण सबसे रीज़न होती है जो कि हम जो है अननेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं उससे होती है। मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें जो होती है मोतियाबिंद का होने का चांसेस जो होती है अधिक गर्मियों में लोग परेशान होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों को चलाते हैं जिसकी वजह से उनको जो है उस चीज़ का इफेक्ट जो है उनके आँखों पर भी पड़ता है। तो मैं इतना गेस आपको बता दिया हूँ, देखता हूँ कौन बच्चा जो है इतना इंटेलिजेंट है जो मुझे बता दे क्लैरिटी के साथ कि मोतियाबिंद किस के कारण जो है होता है, जिसको आजकल लोग घरों में बहुत ही शान शौकत के लिए यूज़ करते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन रहा, ठीक है, कि कौन सा केमिकल है, कौन सा रसायन है जिसके वजह से जो है ये मोतियाबिंद होने की चांसेस बढ़ जाता है। एक तो होता है आपको नेचुरली जो कि उम्र बढ़ने की वजह से होता है, और एक चीज़ जो होता है हम घरों में, ऑफिसों में, इवन तो गाड़ी में भी हम इस्तेमाल करते हैं जिसके वजह से जो है ये बीमारी होने के चांसेस हमें बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, देखते हैं कौन सा बच्चा उस केमिकल का नाम लिख के मुझे व्हाट्सअप करता है। ठीक है, ठीक है।
तो इसी के साथ दोस्तों आपको पता ही हो गया होगा कि जो मोतियाबिंद है, कैटरेक्ट होती है, वो सिल्ले द्वारा निकाला जा सकता है और इसके जो है उपयुक्त चश्मा लगवा के भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये चश्मा के द्वारा भी इसको शोध किया जा सकता है। The next topic is the ear, sense of hearing and balance. Friend, ear is the second is the most important sense organ for our body. There is ear, the sense of hearing and balance. The ear serves the two sensory function, hearing and maintenance the balance of body. There is important for the balance of the body. Why and where? There is a hearing and there is maintenance of balance of body. Their ear has a three main part. Here is the external ear, middle ear and internal ear. Showing this picture, here to show the human ear. There is the most important part. There is a upper pass is there. Other side is the pinea and the external auditory meatus and the bone eardrums. The eardrums is the most important for the hearing and the following stews and the round windows, base skull, colliza, atrium nerves and stable at the oval windows here and the semicircular canals and causes and malleus is also present over here. There is a most important diagram. You note your note copy their human ears diagram. The external ear consists of the following. There is a most important on the outwardly projecting ear to be a called it pinea. There is a pinea is the call to the projected ear. There is supporting by the cartilages. The cartilages bone there important. It is directed to the sound wave of inward. There is the it is directly sound wave is a inward and second is the auditory canal. The auditory canal is through there which is the sound wave travel up to the ear drums is the tonopics membranes and the middle ear is a consist of flowing there an air filled of tympanic cavity on air filled tympanic cavity for air the tympanics their ear drum the ear drums as the tympanics their ear drums and there are three tiny bones malleus means hammer connected to the eardrum and incus available there is a between to the and the steps of triple they are forming a contact with the oval windows of their internal ear. They are attached for the internal ear of oval window for hair. The next is external stew. There is a connected to the tympanics cavity. There is a tympanic cavity for connected to the pharynx. It is equalized the pressure on the both side of the eardrums and tympaniums. There is the internal ears contain two main part. The internal ears contain of mainly two part. The first is cochlea. The cochlea is there. It is a longer coil structure. There is a cochlea as there is the longer coil structure which will look like the coils. They are coils of the cells of a snail. There is coils of the snail. It is a 2.5 term. There is the inner window cavity of the cochlea is divided into three parallel tubes of canal separated by the membranes. There is separated by the membrane. The canals are filled with the fluid. It is called endolymphus. There is a canal filled with the fluid. It is called the endolymphus. There is a middle canal post of sensory cell. Means organ of cautery for a hearing. The next is the vestibule. Their vestibulus is there is concerned with their physical balance of the body. There is a most important friend. The vestibulus is the concerned with their physical balance of the body. Our body controlled by the also the ear. Their vestibulus is the concerned with their physical balance of the body. It is a consist of three semicircular canal. There is the consist by there are three semicircular canal arranged the right angle to the each other and the part joining to the collicula they are differentiated into the utricules, scholus and one each of their semicircular canal is vended from to the ampulla. Ampullas which is the containing sensory cells and their nerve fiber from them continue into the auditory nerve. There is a continue to into auditory nerve. The hair mechanism of the hearing. What is the mechanism of the hearing? There, the sound wave enter to the auditory canal and causing to eardrums to the vibrate. The eardrum to be vibrate. The vibration of the eardrums are transferred to the malleus to the incus and then to step. Step is transferred to the vibration through the oval window into the cochlea.
and this vibration move to the fluid into the cochlea. The organ of cortex catch the movement of fluid and transfer into the auditory nerve that is carried to impulse to the brain. The brain is understand what is the sound. There is the transfer nerve to carries to the impulse to the brain, which is most important for here. The next is the preparation of the body balance. How do the preparation of the body balance? There is our ears is the preparation of the body balance is the most important. Here, static balance due to gravity. There is the static balance due to a gravity is the most important here. Any bending or changing to body posture or causing the fluid inside to semi canal to the move. Friend, here posture causing to the fluid inside the semicircular canal to the move. The semicircular canal are arranged in a different plane. There is arranged by different plane. The sensory hairs in the ampulla of the canal pick up this moment and impulse are transmitted through their auditory nerve. There is transmitted through their auditory nerve. The balance during to motion. There is a balance during the motion. Uterculus and sulcus is the pursuit of dynamics equilibrium. The will the body is in the motion. The fine particles of calcium carbonate present in the endolymphus press on the sensory hair. There is endolymphus press on the sensory hair. Whenever to the body is a some motion, their impulse are carried through the auditory nerve. There is the most important for the is preparation of the body balance for the ear. Their important feature. The third, a sense organ is the tongues and the nose. Sense of taste and smell. The tongues is a taste and nose is smelling. Their tongue perceives to the taste and the nose is perceived to the smell. Their preoccupations they depend upon the nature of chemical substance coming in contact with the sensory cell. There is a contact for their sensory cell. For the taste, there is a directly contact to substance with the sensory cell localized in the taste bulb on the tongue. Their taste bulb, a hair of tongues in their taste bulb, their tongues, therefore smelling for molecules of chemical are carried inward by the air, inhaled, and there are stimulate of sense epithelium of the nose. The friend, here the smelling reason being stimulate their sensory epitheliums of the nose. There is inhale anything. And next is skin. The skin is a touch and the other musculous sense. The touch is the most important sense of touch skin. There is a variety of the nerve ending of the skin. Some of this is a concern with their touch, gently pressure. Some with a deep pressure and the other with a cold, heat and pain. Their means to skin is a gently pressure. The sense of the hunger due to the receptor to the stomach ball. There is sense of thirst they are due to the stimulus of the nerve in the pharynx and the sense of fatigue to the localized into the muscle. There is the fifth is the sense organ of skin. यहाँ पर दोस्तों जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे समक्ष आया है वो है हेयरिंग यानी कान का जो है श्रवण शक्ति। देखिए कान का श्रवण शक्ति जो है अपने जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। जहाँ पर हमने आइस के बारे में जो है विस्तृत जाना आंखों के बारे में, वही कान का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं ये जो है दूसरा नंबर पे आता है सेंस ऑर्गन में, यानी ये सेंस ऑर्गन में दूसरा स्थान पे आता है। तो कान का जो है दोस्तों अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कान जो होती है वो संतुलन एवं संवेदन का कार्य भी करती है। कहते हैं ये इंसान को जो है शरीर में बैलेंस बनाने में अपना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो कहते हैं कान दो संवेदिक कार्य करता है। देखिए कान जो है दो संवेदिक कार्य करता है, एक तो होता है सुनने का और दूसरा जो है शरीर का संतुलित बनाए रखने में इसका जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। कान के अगर देखा जाए तो इसमें जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है। आपको भी पता होगा कि बाहरी कान, मध्य कान और भीतरी कान, यानी इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल जो होती है तीनों चारों है इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। यानी एक्सटर्नल इंटरनल तो होता है, साथ में जो है मिडल ईयर्स भी प्रेजेंट होता है। तो ये 3 भागों में विभक्त किया गया है, बाहरी कान, मध्य कान और भीतरी कान, यानी जो है एक्सटर्नल, इंटरनल एंड मिडल्स ईयर्स में इसको जो है विभक्त किया गया है। यहाँ पर आपके समक्ष जो है एक इम्पोर्टेंट डायग्राम शो हो रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इसको जो है आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन भी करना है।
क्योंकि इसमें जो है विस्तृत जानकारी दी गई है और बहुत स्पष्ट रूप से में दिखाई भी गई है। तो ये बहुत अच्छा डायग्राम है जिसको आपको नोट करना चाहिए। अगर आप देखोगे तो बाहरी कान के जो बाहरी निकले हुए होते हैं पार्ट उसके हम पिन्ना कहते हैं, और बाहरी 7 मेटल्स गुहर होते हैं, और हड्डियाँ जो होती है उसके साथ अटैच होता है, कनपट्टल भी साथ में रहती है, और इसमें नली होती है, और गोल खिड़कियाँ जो होती है उसमें प्रेजेंट होती है, और कहते हैं खोपड़ी का यहाँ पर आधार भी पाया जाता है, और श्रवण तंत्रिका तंत्र भी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो है स्टेट और अंडकार खिड़कियाँ भी देखोगे। ठीक है, इसमें जो है हाँ सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो होता है ड्रम्स का होता है, जो कि हमें साउंड वाइब्रेशन को पैदा करता है और हमें सुनने में जो है सुचारू बनाता है। तो इसी में के लिए जो है बाहरी कान के निम्नलिखित भाग देखिए, अब बाहरी कान है तो उसका क्या कार्य है और इस पर क्या अपना विशेष स्थान रखता है। कहते हैं बाहर के उभरा हुआ कनपट्टल जो उभरा हुआ होता है जिसके भीतर उपस्थित यानी कार्टिलेजिस मसल होते हैं। अगर आप कान छुइएगा तो उसमें जो है कार्टिलेज मसल दिखेंगे। कार्टिलेज मसल का यही मतलब होता है कि ये बोन ही होती है, लेकिन ये बोन बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसको जैसे मर्जी चाहे आप मरोड़ तरोड़ सकते हो। तो ये बोन होती है लेकिन ये कार्टिलेजिस के बने होते हैं। कई फिश जो होते हैं कार्टिलेजिस के ही बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो होगा यहाँ पर ध्वनि तरंगे के भीतर की ओर दिशा देता है, यानी इसका कार्य जो होता है आपका ध्वनि कहीं से भी आ रहा है सुचारू रूप से उसको पहुँचाने का काम करता है। कहीं से अगर आपको कोई आवाज़ नहीं सुनाई देता क्या करते हो आप कान पे हाथ रख के सुनने की कोशिश करते हो। तो इसका मतलब है कि आप सारे आवाज़ को इकट्ठा करके कान के अंदर लाना चाहते हो। तो यही काम जो है आपका कान पट्टल करता है, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर रखता है। उसके बाद है श्रवण नाल, जिसमें होकर ध्वनि तरंगे कान के पर्दे यानी कनपट्टल झिल्ली यानी टेम्पोनिक्स मेम्ब्रेन्स तक पहुंचती है। अगर आपको पता है कि इसी से टकरा के जो है ध्वनि तरंगे आपके जो है पर्दे यानी कान के पर्दे कनपट्टल की झिल्ली पर पहुंचता है, जो कि वहां से आवाज़ को ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद मध्य कान जो होते हैं उनका क्या कार्य है, क्या है ये मध्य कान। मध्य कान जो होती है वायु से भरी एक कनपट्टल गुहा होती है जहाँ पर वायु भरी होती है। ठीक है, ये वायु जो होती है एक तरह से हमें श्रवण की दिलाती है। कनपट्टल अथवा कान का जो है पर्दा होता है, इसमें 3 मुख्य सूक्ष्म हड्डियाँ जो होती हैं मेलियस, ठीक है, जिसमें हम धन गुर्दार यानी हैमर्स कहते हैं। उसके बाद इंकंस स्थूल और निहाई एवल्स होते हैं, और इस तीसरा जो होता है स्टेपीज जो है स्कार्प स्टेपिस होती है। ये तीनों जो है सामूहिक रूप से एक साथ जो होते हैं कनस्तिकाएँ यानी इनर कॉसेस में रहते हैं, जिसे हम कॉन्स्क्लेरी भी कहते हैं। मेलिस कान के पर्दे संपर्क बनाए रखता है, और स्टेपिस के भीतरी कान का अंडाकार खिड़की जो होती है ओवल्स विंडो को छूती रहती है, जिसकी वजह से जो है हमें जो है आवाज़ सुनाई देने के लिए सुचारू बन जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा तो यूस्ट्रोकिया नली का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो कनपट्टल गुहा को ग्रासनी के साथ जोड़ी हुई रखती है, यानी कनपट्टल गुहा को जो है ग्रासनी के साथ जोड़ी रखती है। इसका मतलब तो आपको एक बात याद होगा, जब आप मिर्ची खाते हो तिक्के तो कहते हैं मेरे कान से धुआं निकलने लग गया। तो इसका कारण यही होता है कि कनपट्टल गुहा की ग्रासनी के साथ जो है जहाँ ग्रास जाती है उसके साथ जोड़ी रखती है, यानी जो भी माउथ में रखोगे तो इसके कान पे भी थोड़ा सा इफेक्ट जरूर पड़ता है, यानी कान से भी जुड़ा हुआ होता है। यह कान के पर्दे के दोनों ओर वायु दाब के सामान्य बनाए रखने में भी सहायता करता है, यानी जो यूकैरियोटिक नली होती है दोस्तों ये बहुत काम की है। इसमें जो है कान के पर्दे के दोनों वायु दाब को सामान्य बनाए रखने में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। उसके पश्चात है आंतरिक कान, यानी अंदरूनी भाग के विषय में है, जहाँ की मेन बातें रखता है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ही बात होता है कनवर्त का मतलब होता है कालिय कलियास, यानी कालियस जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, यह एक लंबी कुंडलित संरचना होती है, यानी ये कुंडलित होती है। कुंडलित का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोयल फॉर्म में होती है। अब कोयल मतलब आप पता ही होगा कि इसको जो है कोई तार को अगर बार बार मोड़ते हो, बार बार इसको गोलाकार रूप देते हो तो उसी को कोयल कहते हैं। ठीक है, तो ये कुंडलित संरचना होती है, जैसे कि सांप कुंडलित बना के बैठा रहता है। कुछ जो है शंख की कुंडली की तरह भी होती है। आप देखोगे तो स्नेल के जैसा भी आपको नजर आएगा। ठीक है, एकदम स्नेल के जैसा ही आपको लगेगा। कान के पट्टल जो होता है कुंडलित लगता है। इसे कुल 2.5 चक्र बने होते हैं, कुल जो है 2.5 चक्र, यानी 2 चक्र पूरे होंगे, तीसरा चक्र जो होगा आधा होगा। तो ये 2.5 चक्रों से बने होते हैं। इसके भीतर की चक्र खाती हुई गुहा झिल्ली द्वारा पृथक हुई 3 सामान्य नलिकाएं, यानी इसके साथ जो है 3 नलिकाएं डिवाइड हो रहा होता है, अथवा तीनों विभाजित हो जाती है। इन नली के भीतर एक जो है तरल जो है एंडोफिलम्स यानी अंत तलिकाएँ, एंडोफिलम्स बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो भरा हुआ होता है। बीच के नाल में सुनने से संबंधी संवेदी कोशिकाओं से युक्त क्षेत्र होते हैं, जिन्हें हम
अंग यानी ऑर्गन ऑफ कॉर्टेक्स कहते हैं। तो कॉर्टेक्स के जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है वेस्टिबुलस यानी प्राणायाम। इसका संबंध शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ गया ना कि इसका संबंध जो है शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। देखिए संतुलन बनाए रखने का अर्थ ये भी होता है कि त्रिपाण स्त्री सेंटर एक हमेशा बात आपको कहता है कि अगर संतुलन बनाए रखना है, कहते हैं कि आप तक अगर ये वीडियो पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है तो आपका भी जो है उन बच्चों तक पहुंचाने का उद्देश्य होना चाहिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि इसी से संतुलन बन पाएगा। देखिए संतुलन बनने का अर्थ यही होता है कि अगर मेरा उद्देश्य है बच्चों तक पहुंचने का तो आपका उद्देश्य है कि उस बच्चों तक पहुंचाने में मेरा सहायता करने का। तो त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए इसलिए हेल्पफुल बना हुआ है क्योंकि आप जो इसको शेयर कर रहे हो, दूसरे बच्चों को पहुँचा रहे हो, तो ये एक जग कल्याण की तरफ होता है। कहते हैं गलत काम करोगे तो 75 लोग आपको गलत कहेंगे। अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर का लिंक अगर आप लगा देते हो तो आपको जो है कोई गलत नहीं कहेगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि उस बच्चे को इस वीडियो की ज़रूरत थी और वो सडनली उसको प्राप्त हो गया है तो वो आपको थैंक्स ज़रूर बोलेगा, चाहे वो लिख के ना भेजे, ठीक है, लेकिन आपको मन ही मन ज़रूर थैंक्स कहेगा कि उनके वजह से जो है समझ में आ गया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो की कमी है, यहाँ पर तो हर एक विषय पे जो है हज़ारों वीडियो मिलती है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि जो बात जहाँ समझ में आ जाती है ना वही सर्वश्रेष्ठ होती है। कहते हैं कभी कभी बच्चे के मुंह से समझा हुआ चीज़ भी जो है बहुत काफ़ी काम कर जाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट रखता है और ये तभी संभव होगा जब इसको आप दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है, दूसरे बच्चों को इसको लिंक को बारे में बताइएगा, चैनल के बारे में बताइएगा, ठीक है, खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे को भी कहिएगा, क्योंकि तभी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आने वाला समय में केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, और इकोनॉमिक्स हर सब्जेक्ट का जो है वीडियो आएगा तो आप उससे लाभान्वित होंगे। जो बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत होगा वो उनको प्राप्त होगा। तो इसलिए सोचने वाली बात नहीं, विचार करने वाली बात नहीं है, आपने क्या करना है इसको जो है संतुलित बनाना है, ठीक है। अगर आप शेयर कीजिएगा तो ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो जो है त्रिपाण सेंटर आपके लिए सदैव अग्रसर रहेगा और आने वाला समय में जब एग्ज़ाम आएगा तो आपके लिए एक क्वेश्चन आंसर का भी सीरीज आएगा जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराई जाएगी जो कन्फर्म है कि 100% एग्ज़ाम में आएगा। आप सोचिएगा कि मुझे कैसे पता होगा कि एग्ज़ाम में आएगा, तो ये आपको समझ होना चाहिए कि मेरे पास भी बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और अगर वो जानते हैं मुझे तो उनको एहसास है कि मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ वही एग्ज़ाम में आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है कि जो बच्चे कोई नॉलेज है जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको पता होता है कि जो मैं लास्ट में क्वेश्चन करा देता हूँ उससे अधिक एग्जामिनर क्वेश्चन बना ही नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं ना एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज़ होती है। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस अगर चाहते हो कि आपके साथ मैं शेयर करूं तो इसको जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। जिस प्रकार जो है वेस्टिबुलस जो है शरीर में संतुलन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसी प्रकार आप जो त्रिपाण स्टडी सेंटर को बैलेंस बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हो। तो यहाँ पर यही बात आता है कि प्राणायाम यानी वेस्टिबुलस इसका जो है संबंध शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। इसमें 3 अर्धवृत्ताकार नाले होते हैं जो एक दूसरे को समकोण बनाते हुए स्थिर होते हैं और एक भाग जो है कार्नियस के साथ जुड़ा हुआ होता है और एक जो है दूध यानी न्यूक्लियस और एक जो है गोनिका में विभेदित हो जाती है। प्रत्येक नाल का एक सिरा चौड़ा होकर जो है तुबिका यानी एप्यूला बनाता है जिसके भीतर संवेदी कोशिकाएं होती है और उसने में जो होती है उसमें निकलने वाली तंत्रिका रेशे एक साथ मिलकर श्रवण तंत्रिका बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाता है कि सुनने की प्रक्रिया किस प्रकार होता है। तो कहते हैं सुनने की प्रक्रिया जो होती है एक विशिष्ट होती है। कहते हैं ध्वनि तरंगे स्वयं नाल में प्रवेश करती है और कान के पर्दे को कंपित करती है, यानी ये वाइब्रेशन करती है। आप जो सुनाई आपको देता है ना वो वाइब्रेशन से ही देता है। अगर इस बात का अगर नॉलेज ना हो तो जो बच्चे CBSE में पढ़ते हैं NCERT बुक है उनका जो है 9th क्लास का अगर चैप्टर उन्होंने पढ़ा होगा साउंड ऑफ म्यूज़िक तो उसमें आपको पता होगा कि एक गूंगी जो लड़की होती है जिसको सुनाई तक भी नहीं देता है वो अपने बालों, अपने शरीर की स्किन, अपने पैरों से सुना करती थी। तो इस चैप्टर से भी आप कुछ एग्जाम्पल और कुछ समझ वाली बात ले सकते हो कि यहाँ जो होती है सब हमारे कानों में वाइब्रेशन के रूप में हमें जो है साउंड प्राप्त होती है और यही वाइब्रेशन जो है उसको एक अर्थपूर्ण मीनिंग देता है और ये मीनिंग कहाँ पहुँचता है, जब ब्रेन में पहुँचता है तब हमें जो है उसका अर्थ समझ में आता है। तो कहते हैं हमारे दुनिया में भी ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ का उदाहरण बन के रहते हैं। कहते हैं पर्दे कंपन जो मलेशिया में फिर आगे इन क्लास में फिर स्टॉपेज में स्थानांतरित हो जाती है और इसके बाद जो है
स्टॉपिस ध्वनि तरंगों को आगे अंडाकार खिड़की से पहुंचा देती है, जिससे वह कंपन करने लग जाती है। यह कंपन जो है कर्णवर्ध यानी कलिका के भीतर तरल को गति प्रदान करती है और इस तरह की गति के संवेदन और कार्डियल अंग पकड़ लेती है तथा तंत्रिका आवेग के रूप में जो कार्डियस तंत्रिका में पहुंचा देती है, और ये तंत्रिका आवेग जो है मस्तिष्क से पहुंचा के उस तरंग को एक मतलब फुल ध्वनि में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार जो है हम दोस्तों कान से जो है हम सुनते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। कहते हैं अब अगर हमने देह संतुलन बोध की बात की है यानी सब बैलेंस ऑफ द बॉडी की बात किया है, तो हमारा जो है ईयर जो है किस प्रकार हमारा बैलेंस बना सकता है, तो ये जानना भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। क्या है स्थिर संतुलन यानी जो है गुरुत्व के कारण। देखिए सबसे पहला है गुरुत्व के कारण। शरीर की स्थिति में अथवा झुकने पर अर्धवृत्ताकार नालों के भीतर तरल गति करने लग जाते हैं। ये अर्धवृत्ताकार नाले जो है विभिन्न समतलों में व्यवस्थित होते हैं। नाल की जो है तुम्बिकाओं में से स्थित संवेदी बक्सा यानी सिलिया इस गति को ग्रहण कर लेती है। तब आवेग जो है श्वेत तंत्रिका तक पहुंचा दिए जाते हैं, जहां ये वे मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारे देह में भी जो है बॉडी में भी ये संतुलन बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं गति करते समय भी संतुलन के लिए जो है ईयर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं अगर धुत यानी जो यूट्रिकुलस और गोर्निक यानी सेकुलेटस गति संतुलन का बोध कराते हैं, जबकि शरीर गति कर रहा होता है तब भी शरीर में किसी भी प्रकार की गति हो रही होती है, तब अंतरशिलिका यानी एंडोलिस्फम में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट की बारीक बारीक कणिकाएं संवेदी रोमों को दबाने लगती है। इस प्रकार आवेग के संवहन तंत्रिका तक पहुंचा दिया जाता है और ये तंत्रिका जो होती है उसको पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है और हमारे शरीर में जो है बैलेंस भी बना रहता है। दोस्तों ये जो था हमारे जो है हमने आइस और ईयर संवेदी अंगों के बारे में पढ़ा। अब जो है हमारा दो आ गया है जीवा और नाक। देखिए ये भी एक कहते हैं जीवा जो है स्वाद के लिए अग्रसर होती है और नाक जो होता है जो है आपको गंध के लिए संवेदित होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जीवा यानी जो है टंग्स हमारे स्वाद के संवेदक का बोध कराती है और नाक का जो है गंध का। ये दोनों संवेदी रासायनिक संवेदन होते हैं और ये संपर्क में आने वाले रासायनिक पदार्थ की प्राकृतिक पर निर्भर करता है, यानी इसका नेचर जो है प्राकृतिक पर निर्भर करता है। ये कैसा है? स्वाद के मामले में पदार्थ का सीधे संवेदी स्वाद कणिकाओं में संपर्क में आने से संबंध होती है। देखिए स्वाद के रूप में अगर कुछ लेते हो तो उसका जो है स्वाद संवेदी स्वाद कणिकाओं के संपर्क में आने से ऐसा होता है, जबकि गंध के मामलों में रसायन के अणु हवा द्वारा सांस के साथ भीतर जाते हैं और नाक के संवेदी एपिथेलियम और उद्दीपित कर देता है। देखिए हमारा जो होता है दोस्तों गंध जो होती है यानी नाक के संवेदी के लिए जो है एपिथेलियम को उद्दीपित कर देता है, जिससे हमें जो है नाक से सुगंध आ जाती है। ठीक है, उसके पश्चात लास्ट टॉपिक जो है इसका सेंस ऑर्गन का वो है त्वचा। देखिए त्वचा भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। त्वचा सफल अथवा कुछ अन्य विविध संवेदित के लिए अग्रसर होता है। कहते हैं त्वचा में विविध प्रकार की तंत्रिकाओं के अंतिम छोर मौजूद होते हैं। इसमें कुछ का संबंध स्पर्श हल्का सा स्पर्श से होता है और कुछ का गहरा दाब से और अन्य का ठंड ताप और पीड़ा से भी हो सकता है। कहते हैं भूख का संवेद अमाशय की भित्ति में स्थित ग्राही अंगों से होती है और प्यास का संवेद ग्रासनी में स्थित तंत्रिकाओं के उद्दीपित होने के कारण ही होता है। थकान का संवेदी पेशियों में स्थित होती है। तो इस प्रकार जो है सभी का जो है हमारे त्वचा में अपना विशेष स्थान रखता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे के टॉपिक में जो है हम करेंगे हार्मोन के बारे में कि हार्मोन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड किस प्रकार कार्य करता है। तो अगला टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मिस नहीं कीजिएगा। इसी प्रकार जो त्रिपाण एसटी सेंटर को देखते रहिए और अगला टॉपिक जो है हार्मोन वो जरूर देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हम आगे मिलेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण एसटी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण एसटी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण एसटी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके
8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।